सरफेस टेंशन होती क्या है? सरफेस, पहली बात तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो सरफेस की अलग से बात क्या कर रहे हैं? क्या सरफेस कुछ अलग होती है? देखो, हमें पता है जितना भी हमारे पास पानी है, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई भी फ्लूइड है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। और हर मॉलिक्यूल पहली बात आपस में फोर्सेस लगाते हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, उसके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब आपस में खींच रहे होंगे। और इन फोर्सेस को बोला जाता है कोहिसिव फोर्सेस। आपस में एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स को आपस में खींचते हैं, उसको बोलते हैं कोहिसिव फोर्सेस। अब पहली बात ये सवाल होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों है? हो सकता है ना ये यहाँ से एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते। अगर वो वाकई रिपेल कर रहे होते तो यहाँ से उड़ के चला जाता, यहाँ से भाग जाता, सब भाग जाता। इस तरीके से हमारे पास फिर फ्लूइड नहीं होता, फिर वो गैस बन के इधर दूर कहीं भाग जाते, राइट? रिपल्शन अगर होता तो पहली बात तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं कोहिसिव फोर्सेस। कोहिसिव मतलब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोहिसिव फोर्सेस। अब यहाँ पे दो हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। कैसे? एक हो जाएगा हमारे पास सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं बल्क, दिस इज नोन एज बल्क। और ये हो जाता है हमारे पास सरफेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो बल्क है, बल्क में अगर मैं बात करूं, कोई भी मेरे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे वो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से लगेंगे। और ये सारे के सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सरफेस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सरफेस पे देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस इधर लग रहा होगा, कुछ इधर लग रहा होगा, कुछ इधर लग रहा होगा। या फिर ये कॉर्नर वाले को देखो तो मैं इस पर कुछ इधर फोर्स लगेगा, कुछ इधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा। तो इसको मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे है, कुछ ये ऐसे है, कुछ ऐसे है। और यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इसके पास कुछ टेंडेंसी है, ये अंदर आना चाहता है, राइट? तो हमारे पास एक्चुअली आप देखोगे तो सभी जो सरफेस पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बल्क में आना चाहते हैं, कोई भी सरफेस पे नहीं रहना चाहता है। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा? ये एक उसकी तरह बन जाएगा, कोई गुब्बारे की तरह आप या मेम्ब्रेन की तरह समझ सकते हो, जो श्रिंक होना चाहती है, राइट? सरफेस श्रिंक होना चाहती है। और यहाँ पर अगर ये श्रिंक होने की कोशिश करेगा, ये भी अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा, सब अंदर आएंगे, तो हम देखते हैं कि ये एक स्फेरिकल शेप ले लेती है। अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक परफेक्ट क्यूब थी तो अब ये परफेक्ट स्फीयर बनना चाहती है ना। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से ट्रांजिशन हो जाता है। और इस ट्रांजिशन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि देखो, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ थे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे सेम वॉल्यूम। और जब इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ पे हम फाइनली देखते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअली स्फीयर है उसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया से कम होता है। तो इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लिख लेते हैं लेसर एरिया। लेसर एरिया। तो सरफेस टेंशन को इस तरीके से भी बताया जाता है कि सरफेस टेंशन के कारण फ्लूइड अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना चाहता है। वॉल्यूम तो रिड्यूस हो नहीं सकता, सिर्फ सरफेस एरिया रिड्यूस हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश होती है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, इसके जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बल्क में किसी मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, इस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी देखो, उनके ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। ये लेफ्ट राइट वाले तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अब सबके सब अंदर आना चाहते हैं, तो ऐसे समझो एक कोई मेम्ब्रेन है जो श्रिंक होना चाहती है, और श्रिंक होना चाहेगी तो अंदर कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगी तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। खैर, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। यहाँ से देखो, इस तरीके से इस पर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा। नेट फोर्स की बात करूँ तो मैं नेट फोर्स को सेंटर की तरफ हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक और इस तरीके से फोर्स आ जाएगा, वो होगा पी एक्सेस। अंदर हमारे पास एक्चुअली प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी कैलकुलेशंस भी हमें करनी है, और उसके कारण इस तरीके से फोर्स लगता है, ये बैलेंस आउट हो जाता है। यहाँ पर भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी ये भी परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं है, तो इवेंचुअली ये सिमेट्री में आना चाहती है। वो स्फीयर की टेंडेंसी होती है कि वो स्फीयर में अपने आप को चेंज कर लेगी। ऑलराइट, सरफेस टेंशन को बोलने का और एक तरीका हो जाता है, सरफेस टेंशन के कारण कोई भी फ्लूइड है वो अपना शेप क्यूब से हटा करके स्फेरिकल शेप की तरफ आने की कोशिश करता है। या फिर हम बोल देंगे कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी फ्लूइड अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करता है। अब सरफेस टेंशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, फोर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं।
सरफेस टेंशन इसे डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे कौन सी लेंथ की बात हो रही है, कौन से फोर्स की बात हो रही है? तो मान लो हमारे पास इस तरीके से वाटर की एक बॉडी है और वाटर में यहाँ पे हमारे पास बल्क है, ये हमारे पास एक सरफेस है ना, इसको काटा हुआ है तो इसकी अभी मैं बात नहीं करूँगा। अगर मैं इस सरफेस पर बात करूँ तो यहाँ कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँ, लेट्स से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन पर कुछ फोर्सेज लगेंगे। किस डायरेक्शन में लगेंगे? सरफेस इस पर फोर्स लगाती है, देखो ऐसे फोर्स लगा देगी, ऐसे फोर्स लगा देगी, ऐसे फोर्स लगा देगी, लेकिन दूसरी तरफ भी इस तरीके से फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि सिर्फ एक तरफ फोर्स लग रहा होता तो वो लाइन इस तरफ मूव करने लग जाती। तो उस पर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगता है, और वो फोर्स लगता कितना है? तो हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ L। या फिर अगर मुझसे फोर्स पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी T टाइम्स L। सरफेस टेंशन के यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या जाती है? ये हो जाती है न्यूटन पर मीटर, है ना। इस तरीके से आप इसको बात कर सकते हो। पहली बात तो ये चीज़, यहाँ पर ये जो लाइन है अभी ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब उस पर इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मान लो एक रॉड है मेरे पास, तो रॉड पे इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, सरफेस इसको इस तरीके से फोर्स लगा रही होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई डिटर्जेंट डाल दूँ तो उसके कारण सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा। उस केस में हम एक्चुअली देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ये रॉड इस तरफ मूव भी करने लगती है। ऑलराइट, अब मान लो हमारे पास इस तरीके से एक वायर का स्क्वायर बना रखा है हमने, और स्क्वायर को हमने सोप सोल्यूशन में डुबो दिया और इस तरीके से वापस निकाल लिया। तो हमारे पास एक्चुअली एक फिल्म यहाँ पर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ फिल्म। फिल्म किस चीज़ की है? दिस इज सोप सोल्यूशन फिल्म, सोप सोल्यूशन फिल्म। अब सोप सोल्यूशन की ये जो फिल्म है, इसको देखो, ये वाले छोटे से सेगमेंट को अगर मैं यहाँ पर जूम इन करके देखूँ तो हमारे पास ये है उसका वायर। यहाँ पर थोड़ा सा जो लिक्विड है वो बहुत ही पतली सी फिल्म होती है, लेकिन उसको भी आप जूम इन करके देखोगे ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो हमारे पास ऊपर एक सरफेस बनती है, नीचे भी एक इस तरीके से सरफेस बनती है। और यहाँ पर अब इस वायर पे आप देखोगे तो देखो सरफेस इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा रही होगी, यहाँ पर भी इस तरीके से सरफेस फोर्स लगा रही होगी। तो इस वायर के ऊपर एक्चुअली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है ना, जिसको छोटा करने की कोशिश करेगा, और वो इस तरफ मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये रिजिड है, लेकिन उस फोर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो फोर्स जो लगने वाला है, फोर्स की वैल्यू आएगी, पहले तो मुझे इसके डायमेंशन पता होने चाहिए कि भाई ये वाली लेंथ कितनी है, L। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी टेंशन इनटू लेंथ L, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2 से, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली 2 सरफेस होती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर 2 सरफेस होती हैं, कहाँ पर सिंगल सरफेस होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना होगा। बहुत जगह ये चीज़ में कारण आप गलती कर सकते हो। तो ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज बिकॉज 2 सरफेसेस, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से फोर्स लगता है, यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इज इक्वल टू T टाइम्स L, ये लगेगा फोर्स इज इक्वल टू T टाइम्स L, और टोटल फोर्स की आप बात करोगे इस पे जो इस तरफ लग रहा है वो होता है 2T/L। इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to power minus 2 Newton. See figure, तो हमारे पास ये फिगर है। The length of the slider is 30 सेंटीमीटर and its weight is negligible। तो ये हमारा स्लाइडर है और इसका खुद का वजन हमें नहीं मानना है। The surface tension of the liquid film is, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पहली बात तो मुझे ये बताओ, इसका जो ये यू शेप है क्या उससे फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे ये यू होता है, यहाँ पे इस तरीके से ए बना होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो हमारी ये जो स्लाइडर है ये बेसिकली एक रॉड है, और इसको मैं अगर क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर 2 सर्फेसेज हैं जो इसके ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएंगी। नीचे हमने यहाँ पर कुछ वेट लटका रखा है, ये वाला फोर्स, उसका mg की वैल्यू ही हमें दी हुई है डायरेक्टली। फोर्स को आपको बैलेंस करना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। बस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा T इंटू L, यहाँ भी फोर्स लगा होगा T इंटू L, जहाँ पर L क्या है? दिस इज आवर लेंथ L, दिस इज आवर लेंथ
एल, है ना। और यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा हमारे पास इसके ऊपर वेट, कितना इसके ऊपर वेट लगा है, W इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻²। यहाँ से हमें टी की वैल्यू पता करनी है तो उसकी वैल्यू आती है 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा SI यूनिट में लाने के लिए 0.3, ये कट जाएगा इस तरीके से 5 और इसकी वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5 यानी 0.025 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं सरफेस टेंशन में, बस हमें गलती करने का स्कोप क्या होता है, हमें देखना है कि भाई दो सर्फेसेस यहाँ पे बन रही है, जब भी फिल्म होती है तो वहाँ पे दो सर्फेसेस होती हैं, इसलिए 2 का फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है। A drop of liquid of density rho is floating half immersed in a liquid of density sigma। तो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप है, इसकी डेंसिटी जो हमें दी हुई है वो है रो और इस लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है हमें सिग्मा एंड द सरफेस टेंशन इज इतना, तो इसकी सरफेस टेंशन भी हमें दी हुई है टी। ऑलराइट, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इन सेंटीमीटर विल बी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, इसका मतलब पहली बात ये इक्विलिब्रियम में होगी। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक फोर्स इसके ऊपर यहाँ पर लग रहा होगा mg का, ठीक, यहाँ पर इसके ऊपर आप नीचे इस तरीके से बना सकते हो mg लगा होगा। दूसरा यहाँ पर सरफेस टेंशन ने कुछ फोर्स लगाया होगा। अब सरफेस टेंशन किस तरीके से फोर्स लगता है, फोर्स लगता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कौन सी लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, देखो हमें अगर पता करना है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी T इंटू एल। सरफेस टेंशन तो हमें दी हुई है, लेंथ कौन सी, तो यहाँ पे देखो सरफेस एक्चुअली ये एक इस तरीके से लेंथ बनी होगी, सभी जगह यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमारे पास इस तरीके से सरफेस टेंशन के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा। आपको इसको 3 डायमेंशन में थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा इस तरीके से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बना रहा हूँ, एक्चुअली फोर्स सब जगह इस तरीके से लगा होगा। और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाती है, क्या कोई मुझे बता सकता है, ये जो टोटल लेंथ होती है वो हो जाती है 2πr। 2πr को आप t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा सरफेस टेंशन का यही वाला, राइट। और अब आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है। एक और फोर्स है जो कई बार गलती से यहाँ पे छूट जाता है, भाई इसके ऊपर बॉयंट फोर्स भी तो लग रहा होगा। आपको करना है Fmg शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्लस फोर्स बॉयंट। अब आपको बस ये काम करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास mg। mg को मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम v टाइम्स g इज इक्वल टू सरफेस टेंशन के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी t इंटू लेंथ कितनी है 2πr प्लस बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स क्या होता है, रो वी जी। यहाँ पे रो होती है लिक्विड की डेंसिटी, वी होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो यहाँ पर कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अगर इसका पूरा वॉल्यूम था वी तो हमारे पास जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो उसका हाफ हो जाएगा v/2, और ग्रेविटी तो एज इट इज़ है ही चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाती है सिग्मा इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी। अब इस चीज़ को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 4/3πr³, 4/3πr³। ग्रेविटी भी बाहर आ जाएगा। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेंशन टी इंटू 2πr। यहाँ पर देखो पाई से पाई इस तरीके से कट जाएगा, आर से ही कट जाता है, r² बस हमारे पास बचता है। अगर मैं सारी की सारी वैल्यूज रख दूं तो r² की वैल्यू मेरे पास इस तरह बच जाती है, r² इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो 2 से यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, हमारे पास बचता है 3t डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी नीचे आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाता है 2 रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये 2 कट जाता है, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3t। टेंशन की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर
सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इन्हें फिर से गड़बड़ कर दी, न्यूटन पर सेंटीमीटर है तो उसको न्यूटन पर मीटर में लेके आना पड़ेगा। हाँ, तो इससे पहले मैं इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर में ही लिख देता हूँ, न्यूटन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास जी की वैल्यू है 10 और ये 2 रो माइनस सिग्मा एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, सेंटीमीटर को एक मीटर से रिप्लेस करना है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 10⁻⁻2 मीटर। ये 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻4 ये यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 × 7.5 3 × 7.5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 10 2 रो माइनस सिग्मा। अब ये पास हमारे पास सारे के सारे SI यूनिट में आ चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाती है, R इज इक्वल टू √of दिस विच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 10⁻⁻2 को बाहर ले जाऊँ तो अंदर बचता है मेरे पास 3 × 75 डिवाइडेड बाई 2 रो माइनस सिग्मा। अब 3 × 75 ये क्या है, 25 × 9, 25 × 9 को आप बाहर ले जाओगे तो आ जाता है हमारे पास 15/2 रो माइनस सिग्मा अंडर रूट इंटू 10⁻⁻2। ये हमारे पास मीटर में आया था, तो अब ये बन जाता है हमारे पास सेंटीमीटर, क्योंकि दिस एंड दिस बिकम्स सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमें देखना क्या था, हमें बस ये देखना होता है कि भाई हमारे पास नीचे लग रहा है mg का फोर्स, ऊपर लग रहा होगा एक सरफेस टेंशन का फोर्स, एक लग रहा होगा बॉयंट फोर्स, किसी एक को भी इग्नोर कर दोगे तो आंसर गलत आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन के ही बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, हमारे पास इस तरीके से एक स्फीयर था, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे थे वो इस तरीके से लग रहे थे। यहाँ पर हमने सरफेस टेंशन को किस तरीके से लिखा था, सरफेस टेंशन को हमने लिख दिया था T × 2πr वॉज इक्वल टू F सरफेस टेंशन। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस होगी ना, बेसिकली वो इस तरीके से सरफेस होगी और ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरीके से पूरे में सरफेस टेंशन के ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रहे होंगे। ऑलराइट, और टोटल जो फोर्स होगा सरफेस टेंशन का उसको आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू T टाइम्स लेंथ। लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी लेंथ। तो अगर ये हमारे पास लेंथ दी हुई है, लेट्स से दिस वाज D और दिस वाज R, तो हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाती है T इज इक्वल टू 2D + 4R, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये 1R 2R 3R 4R और ये 2D, टोटल आप सरफेस टेंशन इस तरीके से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। बॉयंसी कैलकुलेट करना आपको आता है, इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, सॉल्व कर लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट, एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे कलरफुल नोट्स के साथ हमने सिर्फ 40 दिन में, लगभग 1 महीने में कंप्लीट फिजिक्स के कोर्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से कितने % यहाँ पर से इसी में से पेपर आ जाता है। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना और आई विश यू ऑल द बेस्ट। बचाओ।